आज आप पढ़ेंगे बलबन का जो है। हम बलबन के बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रशासनिक सुधार क्या थे, उसकी लौ और रक्त नीति जो है वो भी इसी से ही प्रकट होती है। सुल्तान के पद की या ताज की प्रतिष्ठा के लिए बलबन ने जो कार्य किए थे, उसने जो राजत्व सिद्धांत बनाया था को अपनाता था, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब जो है बलबन, मैंने बताया था कि नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद रज़िया सुल्ताना का भाई है, सबसे छोटा भाई। तो ये मतलब जो कहते हैं कि रज़िया सुल्तान के बारे में मैंने एक बताया था कि उसके जो दो भाई थे, मुइजुद्दीन बहराम और ये अलाउद्दीन मसूद शाह ने, ये जो थे रुकनुद्दीन फिरोज, और ये सब सौतेले भाई थे रज़िया सुल्ताना के। और उसकी माँ सगी नहीं थी, उसकी सौतेली माँ थी शाह तुर्कन। तो आप मतलब को मैं ये बताना भूल गई थी कि मतलब इसकी रज़िया की माँ उसकी संगी माँ नहीं थी, सौतेली थी। उसने षड्यंत्र करके, और उसके सौतेले भाइयों ने भी षड्यंत्र किया, और ये सब शामिल होकर के रज़िया को मरवाया था। रज़िया और उसके पति को मारा था, और उसका जो प्रेमी था उसको भी उसने मारा था, है ना। तो अब जो ये मैं जो बता रही थी वो भूल गई थी, इसलिए मैंने आपको भी बताया। अब जो वे दूसरी बात ये है कि ये नासिरुद्दीन जो नासिरुद्दीन महमूद का जो की मृत्यु के बाद जो बलबन बैठा था सिंहासन पर, बलबन ने जो है ताज की प्रतिष्ठा के लिए जो, या शासक की प्रतिष्ठा के लिए या सुल्तान की प्रतिष्ठा के लिए जो कार्य किया था, तो वो कार्य ये था कि नासिरुद्दीन महमूद के समय अंतिम दिनों में सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। जनता के हृदय में भी न तो कोई भय था, न कोई सुल्तान के प्रति श्रद्धा थी। इसलिए बलबन जो है उसने इस दुर्दशा का अंत करने के लिए और सुल्तान की शक्ति या ताज की शक्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी, और ये निश्चय किया कि उसने जनता के हृदय में उसका आत्म कायम करे। तो इसने क्या किया कि वो हमेशा क्या है कि अपने बेटे बुगरा खां को कहता था कि राजत्व निरंकुशता का मूर्तिमान रूप है, और राजा का जो मन है वो ईश्वरी कृपा का भंडार होता है, और इस बात में कोई भी व्यक्ति उसकी समानता यानी राजा की समानता नहीं कर सकता। अब जो है बलबन ने जो है जो रीति नीति अपनाई थी, वो सबसे बड़ी बात यह है कि दरबार की रस्मों को उसने ईरानी पद्धति से ढालने का प्रयत्न किया, और दरबार में जो है मध्य एशिया के सल्जुक तथा ख्वारिजी सुल्तानों के ढंग का शिष्टाचार प्रचलित किया। उसने भयंकर दिखने वाले हबशी सैनिकों को अपना अंगरक्षक नियुक्त किया, जो हमेशा नंगी तलवार ले करके चारों ओर खड़े रहते थे दरबार में। इस तरह से ये है, मतलब कुरूप दिखने वाले हबशी जो है वो खड़े रहते थे तलवार लेकर थे, तो जिसे देख करके हमारे जो है मतलब लोगों की आंखें चुंगिया जाती थीं। दरबार में सुल्तान का अभिवादन करने के लिए बलबन ने जो है बलबन ने सिजदा प्रथा और पायबोश प्रथा शुरू की थी। सिजदा वो प्रथा होती है जो घुटनों के बल पर सिर नवाना, वो होता है सिजदा। अपन जो सिजदा करते हैं सब जानते हैं, ज़मीन पर झुक करके जो घुटनों के बल पर झुकते हैं, फिर ज़मीन पर अपना सिर नवाते हैं, वो चीज़ है। और पायबोश यानी
पाय बोस यानी कि पाँव को बोसा देना, यानी कि चरण स्पर्श की प्रथा शुरू की थी। और उसने मतलब क्या है कि मान मर्यादा और प्रतिष्ठा राजत्व के लिए महत्वपूर्ण बनाई थी। उसने जो है साधारण लोगों से बात करना बंद कर दिया था, और बलबन ने जो है हम अत्यंत गंभीर रहना शुरू किया था, क्योंकि वो उच्च कुल के लोगों से को ही पसंद करता था, निम्न कुल के लोगों से घृणा करता था। इसने क्या किया, बलबन ने मतलब सिंहासन मतलब ये जो शराब पीना, दावत होती थी, खाना बनता था, जो भी है वो सब बंद करवा दिया, ताकि लोग आपस में बैठे नहीं, मिले नहीं, और न कोई षड्यंत्र कर सके। और उच्च पदों पर उसने मतलब उच्च कुल के लोगों को ही जांच करवाई कि उच्च कुल के कितने लोग हैं और निम्न कुल के कितने। जो उच्च कुल के लोग थे उसी को ही उसने नियुक्त किया था उच्च पदों पर। और इस तरह से ऐसा कहते हैं कि बलबन का ने इतना भय मतलब दरबार के अंदर शुरू कर दिया था, करवाया था, कि लोग जो है वो मुंह से बात नहीं करते थे, इशारों से बात करने में भी घबराते थे, क्योंकि चमचमाती हुई का तलवारों को लेकर के भयंकर हबशी खड़े रहते थे। तो इतना आतंक उसने करवाया था। अब जो है दूसरा जो है हिंदुओं का दमन। बलबन ने सिंहासन पर बैठा था जब, तो देश में हिंदू जो लोग थे, इनका विद्रोह चल रहा था सब जगह पर। तो बलबन ने इस विद्रोह का भयंकर रूप जो धारण कर रखा था उसका उसने अंत करवाया था। तो जो जहाँ जहाँ ये विद्रोह हो रहा था, जिसमें मेवात है वो दिल्ली के पास है, गंगा यमुना दोआब का जो भाग है, अवध और कटिहार जो रुहेलखंड की तरफ है, इन विद्रोहों को काफ़ी आतंक जो फैल रहा था उसका उसने निरंत करवाया। किसान लोग भी निरंतर विद्रोह कर रहे थे, और सब जगह पर लूटपाट हो रही थी, वहाँ पर भी उसने उन उन लोगों का जो इस तरह के विद्रोह और लूटपाट करते थे उसका भयंकर रूप से अंत कराया था। कटिहार में भी जो है राजपूत जो है काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे, बदायूं और अमरोहा तक लूटमार करते थे, और बलबन ने इन सभी का भयंकर रूप से विद्रोह का अंत, उनको मौत के घाट उतारा। जो लोग मिले थे विद्रोही लोग, आतंक फैलाने वाले, उनको मौत के घाट उतारा। इनके बीवी बच्चों को दास बना दिया, जंगलों को साफ कराया और किले बनवाने शुरू किए, और इन किलों में अफगान सैनिकों से भर दिया था। इस तरह से इसने शांति और व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया था। अब तीसरा जो है 40 गुलामों के दल का नाश, जो तुर्कान ए चहलगानी जो है उसका नाश करवाया बलबन ने। अब बलबन खुद मतलब इल्तुतमिश के समय में जो 40 गुलामों का दल जो निर्मित किया गया था, इल्तुतमिश ने ही तुर्कान चहलगानी का निर्माण कराया था, तो उसमें ये खुद इसका सदस्य रह चुका था। कौन? ये बलबन जो है वो 40 गुलामों के दल का सदस्य रह चुका था। इसलिए वो खुद जानता था कि ये जो इल्तुतमिश तो बहुत शक्तिशाली था, तो ये कुछ नहीं कर सके, लेकिन इसके जो उसके जो बच्चे थे जो अयोग्य थे, उसके 3 और इल्तुतमिश के लड़के, उनको मतलब किस तरह से ये जो 40 गुलाम को जो दल थे उसी के लोग जो है वो कठपुतली बना करके उसको नचवाते थे। वो इतने शक्तिशाली हो गए थे, कौन? इस दल के सदस्य। और उसके बच्चों जो अयोग्य बच्चे थे, जो लड़के थे इसके, जो सिंहासन पर बैठे तो अपनी मर्जी से हटाया, मर्जी से बिठाया, इस तरह से। और रजिया के लिए भी ये लोग सरदर्द बन गए थे, क्योंकि अगर ये लोग साथ देते तो रजिया बहुत अच्छी शासिका थी, वो बहुत आगे निकल जाती, लेकिन इसको बैठने, एक स्त्री होने के नाते उसका शासन इन लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया था। इसलिए इस दल की शक्ति का इसने
नष्ट करने का प्रयत्न किया। और इस तरह से इसने क्या है कि इतना मतलब इनके सदस्यों को कई जगह पर विष दे करके और अन्य साधनों से उनको मरवा डाला, उनका अंत कर दिया। और यहाँ तक कि अपने चचेरे भाई शेर खां, जो इस दल का शक्तिशाली सदस्य था, तुर्कान चेलगानी का, उसको भी जहर दे करके हत्या करवा दी। इसी तरह से अवध के गवर्नर अमीन खां को, जो इस दल का यानी तुर्कान चेहलगानी या 40 गुलामों के दल का सदस्य था, उसको भी बंगाल के गवर्नर तुगरी खां का जो विद्रोह को दबाने में असफल हो रहा था, तो अवध के फाटक पर उसको जीवित ही सूली पर लटकवा दिया था। इस तरह से बलबन ने जो है अमीरों, जो भी तुर्की अमीरों को इतनी निर्दयता से नष्ट किया। सॉरी, जो हाँ, पर जो मतलब सॉरी, मैं थोड़ा सा ये भूल भूल गई हूँ। तो इस तरह से सूली पर लटक दिया। और किंतु बलबन का यही कार्य जो है हिंदुस्तान में तुर्की सत्ता के लिए बड़ा घातक सिद्ध हुआ। तो मैं एक जो है एक यहाँ पर एक डॉक्टर प्रोफेसर खलीक अहमद निजामी का जो एक कथन है वो मैं बीच में बोल गई थी, मैं उसको सुधार देती हूँ। चूँकि बलबन अपने तथा अपने वंश के निजी हितों की रक्षा के लिए उत्सुक था, इसलिए उसने तुर्क शासक वर्ग के हितों की लेश मात्र भी परवाह नहीं की थी। और उसने योग्य तुर्की अमीरों को इतनी निर्दयता से नष्ट कर दिया कि जब खिलजी अमीर उनके विरुद्ध सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा के रूप में राजनीतिक क्षेत्र में उतरे, तो वे आसानी से पराजित हो गए। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतवर्ष में तुर्की सत्ता का पतन के लिए बलबन ही उत्तरदायी था। तो इसलिए कि वो तुर्की मतलब इल्बारी तुर्क का ही ये बलबन जो है बलबन ने इल्बारी तुर्क परिवार में ही वो पैदा हुआ था। उसके पिता जो थे वो उसके बहुत प्रधान थे इस तुर्क कबीले के, है ना। तो बेटे जो इस तरह से जो कहते हैं कि भारत में तुर्की सत्ता के पतन के लिए बलबन को ऐसे जिम्मेदार बताया जाता है कि इसने जिस तरह से वो शासन में जिस तरह की नीतियाँ अपनाई थी, कठोरता की, वो कठोरता की नीतियाँ यहाँ पर कठोरता की नीतियों से उसके आगे जाकर के ये पतन की जिम्मेदारी पतन के लिए जिम्मेदार बनी। ठीक है बेटा, तो ये हुआ आपका जो ये मैंने अभी आपको ये वीडियो में दिखा। आगे का जो मैं बताऊंगी आपको, सेना का पुनर्गठन, प्रशासन उपाय और प्रशासन संगठन, गुप्तचर विभाग का गठन, ये सब मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी।